अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। तो जनाब, शो के आगाज़ में सबसे पहले ज़रा हम वेदर अपडेट ले लें, जो बताने के लिए हमारे साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा इस वक्त मौजूद हैं। फ़ाखरा, बताइएगा कैसा रहने वाला है आज मौसम? जी, अगर आज के मौसम के हवाले से मैं आपको आगाह करती चलूँ तो शहर में बागों के शहर को जो धुंध ने चारों तरफ से अपनी लपेट में ले रखा है। सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान जो बारिश है उसकी कोई पेशगोई नहीं की गई, और मौसम आइंदा दिनों में मज़ीद खुश्क और सर्द रहने के इम्कान है। अगर दर्जा हरारत की बात करते हैं तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। दर्जा हरारत में वाज़ह कमी के बाद जो सर्दी है उसकी शिद्दत में मुसलसल इजाफा महसूस किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासब है 95% रिकॉर्ड किया जा रहा है और 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से खुश्क सर्द हवाएं चलने से मौसम में मुसलसल जो तब्दीली है वो भी महसूस की जा रही है। अगर बारिशें ना होने से जो शहर में फ़िज़ाई आलूदगी है वो भी बढ़ती जा रही है। अगर AQI की बात करते हैं तो शहर का जो औसत AQI है 152 रिकॉर्ड किया गया और फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर शहर आज चौथे नंबर पर है। फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने से भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ वो फैलती जा रही हैं। दूसरी जानिब जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफे के बायस जो मौसमी तब्दीली बीमारियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फ़ाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि 2023 की अगर हम बात करें तो लाइसेंसेस जो हैं वो इस पूरे साल में बहुत ज़्यादा बनवाए गए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह तो ये थी कि एक तो ऑनलाइन लाइसेंस की सहूलत इसको मुतारफ़ करवाया गया। अदर दैन दिस साल 2023 में लाइसेंसिंग सेंटर्स जो थे इनकी तादाद में भी इजाफ़ा किया गया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 2023 में लाइसेंस की शरह में 494% के करीब इजाफा देखा गया और लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने 1,24,780,000 ड्राइविंग लाइसेंस जो थे वो जारी किए। इसके साथ साथ अगर हम लर्नर लाइसेंस की बात करें, लर्निंग लाइसेंसेस की बात करें तो उसमें 670% के करीब इजाफा देखने में आया और जो रेगुलर लाइसेंस बनवाने वालों की शरह थी उसमें 300% के करीब इसमें इजाफा देखने में आया। और जो बैरून मुल्क जाने वाले लोग थे जिनको इंटरनेशनल लाइसेंसेस दरकार थे, सो ये जो लाइसेंस हैं ये 60,680 के करीब जो थे इनका इजरा किया गया। सो एक बहुत बड़ा इजाफा जो था वो देखने में आया। और लाइसेंस बनाना, ऑब्वियसली अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना और इसकी हौसला अफजाई करना कि आपके पास लाइसेंस हो, दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और अभी भी ऑब्वियसली पहले तो ये कहा जा रहा था कि जो लाइसेंस फ़ीस है उसमें इजाफा किया जा रहा है, लेकिन ये अभी आई गेस मोस्ट लाइकली 8 या 9 जनवरी तक इसका जो इतलाक़ है वो रोका गया है। सो आप सबके पास भी टाइम है कि इस मतलब इन तारीख़ों से पहले पहले जो है वो अपने लाइसेंस जो हैं वो पुरानी वाली फ़ीस पर आप सब बनवा सकते हैं और इस फैसिलिटेशन का जो है वो भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और चाय के जहां बहुत से नुकसानात हैं वहां इसके चंद एक फ़वाइद भी हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो इतनी चाय पीते हैं पाकिस्तानी 5 माह के दौरान 79 अरब 81 करोड़ की जो चाय है ना वही पी गए हैं। यानी इतने ज़्यादा पैसों की चाय, 79 अरब के करीब की पाकिस्तानी जो है ना वो हर साल चाय पी जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम लास्ट माली साल की बात करें तो जुलाई से नवंबर तक 1,16,000 टन से ज़्यादा जो है चाय वो भी दरामद की गई है। तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी एस्टॉनिशिंग कि पाकिस्तानी जो हैं वो एनुअली उनकी जो चाय की कंजम्पशन है वो इतनी ज़्यादा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसके बहुत से नुकसानात भी ऑब्वियसली हर एक की सेहत पर हो सकते हैं। आखिरी स्टोरी आपके साथ ये शेयर करना चाहेंगे कि बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान एक साल में, यानी कि पिछले साल 2023 की अगर हम बात करें तो 2500 करोड़ कमाने वाले पहले भारतीय अदाकार बन गए हैं। 2023 में इन्होंने जो अपनी पहली ब्लॉकबस्टर मूवी दी जो थी पठान, इसको भी बहुत अच्छा बिजनेस मिला, इसने भी बहुत अच्छा ऑब्वियसली बिजनेस किया
بلاک بسٹر رہی, ایک کے بعد ایک مووی جو تھی وہ بلاک بسٹر رہی. اس کے بعد آئی جوان اور اس نے بھی ریکارڈ بزنس کیا. اس کے بعد 2023 کا اختتام ڈنکی کے ساتھ ہوا, اس نے بھی بہت اچھا بزنس کیا. سو شاہ رخ خان جو ہیں وہ 2500 کروڑ کمانے والے ایک سال کے اندر پہلے بھارتی اداکار بن چکے ہیں, اور سال 2023 ان کے لیے بہت ہی زیادہ لکی ثابت ہوا. سو آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز یہ تھیں. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے ہائی لائٹس کے ساتھ. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز, آج کے شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے ہائی لائٹس کے ساتھ. آج شو میں سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آج دنیا بھر میں ورلڈ ہپنوٹزم ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. اس کو آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ادارے اور امپلائی کے لیے پازیٹیو ورکنگ انوائرمنٹ, ہاؤ مچ دس از ایکچولی امپورٹنٹ, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. آگے بڑھتے ہوئے ہم نے خشک سردی سے نجات کے لیے بات کرنی ہے, کیونکہ بارش کا انتظار کیا جا رہا ہے اور بارشیں نہیں ہو رہی. سو محکمہ موسمیات سے بارش کے امکانات کب تک ہیں, اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, اس کے ریزنز کیا ہے, کب تک یہ مسئلہ جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کر دیا جائے گا, اس کو بھی دیکھیں گے. مزید آگے بڑھیں گے. کیلیگرافی ایک بہت ہی خوبصورت فن ہے اور آپ کو ملوائیں گے ایک بہت ہی عمدہ کیلیگرافر سے. اور آخر میں آپ سب کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ سب کا آج کا دن جو ہے وہ کیسا گزرے گا. ابھی اگر ہم بات کریں سو ہمارا ہے ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ, جس میں آج ہم نے بات کرنی ہے کہ پوری دنیا میں ورلڈ ہپنوٹزم ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. جب ہم ہپنوسس کی بات کرتے ہیں, کسی کو ہپنوٹائز کرنے کی بات کرتے ہیں, سو بیسیکلی اٹس اے ٹیکنیک جس کے ذریعے کسی کی بھی ذہنی حالت کو آلٹر کیا جا سکتا ہے. اچھا, یہ استعمال کب کب ہوتی ہے؟ ایک تو اس کا نیگیٹو استعمال ہے کہ آپ کسی کو اصل حقیقی جو دنیا ہے یا جو اس کے حالات ہیں اس وہاں سے نکال کے آپ ایک خیالی دنیا میں لے جائیں. یہ جو ہے کچھ ذہنی حالتوں میں استعمال کی جاتی ہے, اور اس کا نیگیٹو استعمال بھی دس از ویری کامن. لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ اس کے پازیٹیو استعمال جو ہیں وہ کس طرح سے کیے جا سکتے ہیں, سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مختلف ذہنی حالتوں, جس طرح مختلف مینٹل ڈس آرڈرز میں یا مینٹل النیسز میں, انزائٹی میں, ڈپریشن میں, اس کو کیور کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. اگر ہم وزن کی کمی کی بات کریں سو کچھ حالتوں میں یہ وزن کی کمی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. اگر کسی کو تکلیف کسی باڈی کے حصے میں بہت زیادہ ہے سو اس کو بھی جو ہے اس کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. سو اس کے پازیٹیو استعمال بھی ہیں, نیگیٹو اس کے یوزز بھی ہیں, اور آج ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے یہ ٹیکنیک جو ہے اس کو کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے پازیٹیو اثرات کیسے ہوتے ہیں, نیگیٹو کیسے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ بشرا اکرم شو میں موجود ہیں. بشرا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. سو سب سے پہلے جب ہم ہپنوٹائز کرنے کی بات کرتے ہیں یا ہپنوسس کی بات کرتے ہیں, واٹ ڈز اٹ ایکچولی مین, اور یہ جو ٹیکنیک ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے؟ تھینک یو فار ہیونگ می. اچھا, اسٹارٹنگ آف ود دس کہ ہپنوسس کا جو ایکچوئل میننگ ہے اٹس لائک سونا, سلیپ. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ اب زیادہ تر ہم مسکنسیپشن اگر ہم اس کی بات کریں, ڈراماز میں زیادہ دکھاتے ہیں کہ ہم پینڈولم موو کر رہے ہیں, ادر پرسن از سلیپنگ. یہ ایک بیسیکلی اس کی مسکنسیپشن ہے. لیکن اگر کوئی بندہ جس کو ہپنوٹائز کیا جاتا ہے اس کو ہم نے ایک ڈیپ سلیپ, ایک ریلیکس اسٹیٹ میں لے کے جاتے ہیں. اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مائنڈ کا جو سب کانشیس حصہ ہے, جس کو ہم لاشعوری حصہ کہتے ہیں, اس کو ہم نے ایکٹیو کرنا ہوتا ہے اس کو, تاکہ وہ ایک ورکنگ میں آ جائے. اچھا, ہمارے مائنڈ کے یہاں پہ دو حصے ہوتے ہیں. اچھا, برین جو ہے مطلب جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں, بایولوجی میں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, لیکن مائنڈ جو ہے وہ برین کی ایک خصوصیت ہے. اب مائنڈ کے دو حصے ہیں, ایک سب کانشیس ہے, ایک کانشیس ہے. اب کانشیس کیا ہے؟ جیسے آپ میرے سے گفتگو کر رہی ہیں, آپ جو ہے پروگرام کنڈکٹ کر رہی ہیں, ایوری تھنگ دس از کانشیس. اب کانشیس صرف جو ہے نا وہ 10% آف آر مائنڈ ہے, ٹھیک ہے, اور جو ان کانشیس ہے 90% ہے. اور ہپنوٹزم میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے اسی پارٹ آف دا مائنڈ کو ہم نے ایکٹیو کرنا ہو. اب ساری کوالٹیز جو ہے نا مائنڈ کی وہ اسی میں جو ہے نا وہ ایبزارب ہوتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے, ہماری کوئی بھی ہیبٹس, کوئی بھی ہماری میموریز, اچھا وہ میموریز اچھی بھی ہو سکتی ہیں, پینفل بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے, جس کو لوگ سپریس کرتے ہیں, دبا دیتے ہیں, جس کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے, اٹ بیکمز دا پارٹ آف دا سب کانشیس. ہماری کوئی بھی ہیبٹس ہے, کوئی اسکل ٹریننگ ہے, کچھ بھی, اٹ بیکمز
پارٹ آف دا سب کانشیس. اب کیا ہوتا ہے, اگر ہم, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہماری ڈرائیونگ از اے اسکل, ہم نے ایک دفعہ سیکھ لیا ہے اور اس کو جو ہے ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اٹ از دا پارٹ آف دا سب کانشیس. اچھا, ہپنوٹزم میں جب ہم نے اپنے سب کانشیس پارٹ کو ڈیپ ریلیکس اسٹیٹ میں جا کے ہم نے اس کو ایکٹیو کرنا ہوتا ہے. کیوں؟ اور اس کے پھر بہت سارے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے جو ہے سب کانشیس پارٹ کے آئیڈیاز لینا, کریٹیوٹی لانا, اٹ کمز فرام دا سب. اچھا دیکھیں, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں کسی کو ایک ڈیپ سلیپ میں لے جانا اور وہاں پر جا کے اس کے ایک جو سب کانشیس ہے اس کو ایکٹیو کرنا, یہ جو پروسیس ہے سارا کیا کس طرح سے جاتا ہے اور کون یہ کرے گا؟ بالکل, جو ہپنوٹزم میں جو ہے کاؤنسلرز ہیں جن کے پاس جو ہے کلینکل سائیکالوجی میں ڈگری ہے, ہو آر سرٹیفائڈ ان ہپنو تھراپی, وہ اس کو کیری آؤٹ کر سکتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, آپ نے بلکہ بہت اچھا کویشچن کیا, آپ بالکل ایک ڈیپ کمفرٹیبل جو ہے نا ریلیکس جو ہے نا پلیس ہو جہاں پہ ہم نے اس کو کیری آؤٹ کرنا. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ ہو, اور پھر اس میں یہ بھی سجیسٹ کیا جاتا ہے ہپنوٹزم میں کہ آپ نے جو ہے نا اپنے ہیڈ کو ٹلٹ کرنا لائک دس. اب اس کا پرپز کیا ہوتا ہے کہ ہمارا یہاں پر جو ہے نا کرٹیکل مائنڈ ہوتا ہے, وچ از آلویز کیپ آن تھنکنگ, کچھ نہ کچھ ہماری تھاٹس جو ہے نا وہ فلڈ ہو رہی ہوتی ہیں, کراؤڈ اپ ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ یہاں پہ جو ہوتا ہے. اب اس کو ہم جب ٹلٹ کرتے ہیں 45 ڈگری کے اینگل پہ, تو یہاں پہ ہمیں بریک مل جاتا ہے. لائک ہماری جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے, کرٹیکل مائنڈ ہے, وہ جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے. وہاں پہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوتا ہے. وہاں پہ ہمیں جب بریک ملتی ہے, ہمارا جو برین آف دا مائنڈ ہے, وہ پارٹ آف دا مائنڈ, اٹ بیکمز ریلیکس. لیکن یہ سارا پروسیجر کیا کس طرح سے جاتا ہے, اس کو بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہے, ان کی کال لے لیں. السلام علیکم متین. متین, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے مجھے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو وعلیکم السلام. متین, آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی میری عمر تو ہے 21 سال ہے. یہ مجھے بہت زیادہ ایشو ہے نیند کا, سوچتا رہتا ہوں, نیند بہت زیادہ کم آتی ہے. رات کو 4 بجے سوتا ہوں, 5 بجے سویا ہوں تو یہ 10 بجے اٹھ گیا ہوں میں. اچھا, آپ کو یہ پرابلم کیوں ہے؟ آپ کسی ذہنی تناؤ کا شکار ہیں؟ کوئی ڈپریشن, انزائٹی وغیرہ ہے؟ نہیں, ڈپریشن وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن بس ویسے کچھ سوچ آتی رہتی ہے, سوچتا بہت زیادہ ہوں. تو اب آپ کیا جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس عادت سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, یہ کوئی عادت, کوئی ایسی کوئی میڈیسن ہو یا کوئی ایسی فزیکل کوئی ہو کہ میں کوئی ایکسرسائز کر کے میں تھوڑا سا ایزی ہو جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ متین. جی بشرا, بتائیے گا ان کے مسئلے کا حل کیا؟ اچھا, اب ہمارے پاس یہ بھی ہوتا ہے, مطلب بہت سارے کلائنٹس آتے ہیں جن کو سلیپ ایشوز ہوتے ہیں. اگر ہم ان سے یہ پوچھیں کہ جی وہ انہوں نے موبائل فون یوز کرنا کب چھوڑا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کی اسکرین کی جو ہے اس میں جو ریڈیشنز ہے اس کی وجہ سے بھی ہماری سلیپ ڈسرپٹ ہوتی ہے. سلیپ ہائیجین میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ فون کو جو 1-2 گھنٹے جو ہے سونے سے پہلے اس کو فون یوز کرنا بند کر دیں. آپ کے کمرے میں روشنی کم ہو, ٹھیک ہے, یا پھر اگر آپ نے کوئی شاور لیا ہو, یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ کو ریلیکس اسٹیٹ میں لے کے جاتی ہیں. جو آپ کا جو پارٹ آف دا مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے, سوچ رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ماضی کی سوچیں جو سوتے وقت آ رہی ہوتی ہیں, کچھ ان کے جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ جو ہے نا ڈیپ بریدنگ بھی کرتے ہیں. اب ڈیپ بریدنگ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اٹس لائک دس, کہ یہ ان کے لیے ڈیپ بریدنگ ہوتی ہے. لیکن ڈیپ بریدنگ کا جو پراپر وے ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کا جو ماؤتھ از کلوز فار اے وائل, رائٹ, اور پھر آپ نے نوز کے تھرو انہیل کرنا, لائک نوسٹرلس کے تھرو, اور پھر آپ نے ایگزیل کرنا ہے. مطلب اٹس لائک آپ 5 سیکنڈ یا 2 to 3 سیکنڈ جسٹ آپ نے اس ایئر کو تھوڑی دیر ود ہولڈ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اپنے منہ کے ذریعے اس کو ایگزیل کرنا ہے. آپ اس کو 2-3 بار کرتے جائیں. آپ کی اسکرین جو ہے ٹائم وہ آپ نے 1-آدھا گھنٹہ پہلے آپ کا موبائل فون بند ہو, آپ کے کمرے میں روشنی کم ہو, آپ نے شاور لیا ہو, اور یو کین ہیو کپ آف ہاٹ ملک, یا اس کو آپ پینا چاہتے ہیں, ریلیکس ہو, اور ماحول بنائیں سونے والا. یہ نہیں کہ اب کمرے کی ساری لائٹس وغیرہ آن ہیں اور آپ فون استعمال کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نیند نہیں آ رہی. ایک تو فزیکل ایکٹیویٹی, کوئی جم کرنا, کسی بھی قسم کی لائک واک, برسک واک یا چہل قدمی, اگر آپ جو بھی ہے آپ کی لائف میں فزیکل ایکٹیویٹی کا بہت گہرا رول ہوتا ہے. جب آپ تھکیں گے پورا دن, اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. سو آبویسلی فزیکل ایکٹیویٹی از دا کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے رات کو سونا ہے, سو میرے
मुताबिक तो माहौल आपका होना बिल्कुल, चाहिए, exactly. अंधेरा हो कमरे में, कोई आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो, फ़ोन आप आधे घंटे पहले साइड पर रख दें और ये डीप ब्रीदिंग आप करें, तो अल्टीमेटली विद सम प्रैक्टिस आपकी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह बेहतर हो सकती हैं. अच्छा, जब हम हिप्नोटाइज़ करने की किसी को भी बात करते हैं, क्या ये प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स को हिप्नोटाइज़ कर लेता है? अच्छा, हिप्नोटाइज जो है सबसे पहले तो ये कि कोई जो है सर्टिफाइड थेरेपिस्ट हो करे, और हमने ये कहते हैं कि हम किसी को हिप्नोटाइज करके उसके सीक्रेट्स जो है वो एलिसिट कर लेंगे, सुन लेंगे, तो ये बिल्कुल एक मिथ है, इसका एक मिसकॉन्सेप्शन है. अगर हमने इसको एक प्रॉपर क्लिनिकल सेटिंग में इसको कैरी आउट किया जा रहा है, तो क्या होता है कि आपने उस बंदे की जो बैठने की जगह है वो बहुत कंफर्टेबल हो, ठीक है, और उस कमरे में जो है वो रोशनी भी जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारा जो सबकॉन्शियस पार्ट है ना उसको डिसरप्ट करेंगी, और हमने इसमें सबकॉन्शियस पार्ट को ही एक्टिव करना है, ठीक है. अब उसमें क्या होता है कि उस साथ साथ जो है जो थेरेपिस्ट है उसको थ्रू आउट द बॉडी वो ये सजेस्ट कर रहा होगा कि आपके अगर बॉडी में कहीं पे भी जो स्ट्रेच है या अगर कोई पेन है तो आप अपने आप को वहाँ पे रिलैक्स फील करो, राइट, मतलब कि आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है, कहीं पे जो है बिल्कुल सीधा, मतलब कहीं पे भी आपकी टांगे, कमर वगैरह हर चीज़ रिलैक्स स्टेट में हो. उसके बाद वो साथ साथ जो है वो उसको डीप ब्रीदिंग भी करवा रहा होगा. अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या कर रहा है, डीप रिलैक्सेशन स्टेट में लेके जा रहा है. सबसे जो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है आप दैट पर्सन जो कि हिप्नोटाइज हो रहा होता है ना वो हाइपर सजेस्टिव हो जाता है. अच्छा, हम इसी पे बात करेंगे. अब हाइपर सजेस्टिव क्या होता है कि अगर आप उस बंदे को कोई भी बात कहते हो, वो बंदा आपकी बात को सुनने के लिए, मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगा, रेडी होगा हो जाएगा बल्कि, ठीक है, और उसके अब क्या है कि फ़ौरन से एक्सेप्ट करेगा. अब इसीलिए ये कहते हैं कि जब आपने बच्चों को, अब 2 बच्चे लड़ रहे हैं ना, अब माँ बाप उनको वहीं पे बैठों को ही डांट रहे हैं कि अलहदा हो जाओ, इस तरह कर लो. अब इम्पॉर्टेंट बात है कि आप उन बच्चों की पोजीशन चेंज करो, उसमें से एक बच्चे को अपने पास बुलाओ, उसे थोड़ी देर कॉन्वर्सेशन करो. अब वो क्या होगा, जब बच्चा उस जगह से छोड़ के यहाँ पे आएगा ना, उसका जो क्रिटिकल माइंड है ना वो ऑफ हो जाएगा थोड़ी देर, उसका सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड है ना वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, और उनकी जो लड़ाई में ब्रेक जो आ जाएगी, ठीक है. बिल्कुल ठीक है. तो आपने बता दिया कि हिप्नोटिज्म या अगर हम हिप्नोसिस की बात करें तो इसमें किस तरीके से ये किया जाता है. मतलब इसका एक तो नेगेटिव इस्तेमाल है, नेगेटिव इसका इस्तेमाल किस तरीके से कोई भी कर सकता है किसी को हिप्नोटाइज करके, ये किस तरह से किया अच्छा, जा सकता है? अब देखिए ना, अब कोई लीडर है, ठीक है, आप अगर उसको हिप्नोटाइज करके आप सबकॉन्शियस पार्ट, उसका माइंड का लाशऊरी हिस्सा एक्टिव करते हैं और उसको आप मैसेजेस देते हैं कि यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर फीलिंग दिस, तो मतलब आपने उसके सबकॉन्शियस पार्ट में ये चीज़ों को ट्रेन करना है, इनकलकेट करना है, ऐड करना है, ठीक है. अब वो बंदा इन सब, आप वैसे किसी को भी, अब मैं और आप बैठे, अब हमारा क्रिटिकल माइंड ऑन है, वी आर हैविंग डिस्कशन, अगर हम ये कहें कि अब हमारा सबकॉन्शियस पार्ट माइंड का एक्टिवेट, इट्स नॉट लाइक दैट, हमारे इर्द गिर्द लाइक इतनी ज़्यादा लाइट है, तो ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड को एक्टिव होने से रोकती हैं. अब जब आप वो बंदा, उसको जब हिप्नोटाइज किया जाता है, आप उसको लीडर भी बना सकते हो, आप उसको क्रिमिनल भी बना सकते हो, सुसाइड बॉम्बर बन जाएगा, ठीक है. अगर एक बंदा बहुत, अब कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए यू कैन गो फॉर हिप्नोथेरेपी. किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, किसी की ज़िंदगी में कोई इमोशनल ट्रॉमा है उसको हील करने के लिए, किसी की सोल को हील करने के लिए हिप्नोथेरेपी जो है वो की जा सकती है. और उसमें बेसिकली क्या होगा कि जो हिप्नोथेरेपी कर रहा होगा वो उसके लाशऊर को ट्रेंड कर रहा होगा, ठीक है. और अगर हम इसके नेगेटिव इस्तेमाल की बात करें, और नेगेटिव इस्तेमाल में इसका यही है कि आप किसी को क्रिमिनल भी बना सकते हैं. अच्छा, ये भी मैंने अक्सर ऐसे सुना है कि किसी के दिमाग को माउफ करके या उसको हिप्नोटाइज करके उसके घर में चोरी कर ली गई, उससे पूछ लिया गया कि तुम्हारी फलां चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, सोना कहाँ पे पड़ा हुआ है. अक्सर मैंने सुना है कि घर की मेड्स और वो इस तरह से उन्होंने काम किए. इज़ इट सो, क्या ऐसा हो जाता है? क्योंकि मैंने ऐसे 1-2 केसेस सुने. लेकिन अब यही बात है कि ना, इसको मिथ कहा जा सकता है कि हम अगले की सीक्रेट ले रहे हैं. अब जब आप बंदे को हिप्नोटाइज कर रहे होते हैं ना, वो बंदा अपनी एक्चुअल में थॉट्स के कंट्रोल में होता है, ठीक है. हम उसकी सिर्फ जो उसको बार बार डीप रिलैक्स स्टेट में लेके जा रहे होते हैं, हम उसकी थॉट फ्रीक्वेंसी को सिर्फ कम करते हैं ताकि जो उसके दिमाग में जो सोचों की हलचल मची हुई है वो कम हो जाए. लेकिन अगर हम किसी को इस तरह करें कि जी हम किसी को उससे राज ले लेंगे, सारी बातें पूछ लेंगे, तो ये हम एक हिप्नोटिज्म में, वो एक मिथ है उसके लिए. अच्छा, ये ऐसे नहीं होता.
بالکل ठीक हो गया. अच्छा, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए हिप्नोथेरेपी इस्तेमाल की जा सकती है? जी, अब इसको हम जब किसी को डीप रिलैक्स स्टेट में लेके जाते हैं, उसको हम उसके माइंड में ये एंटर कर रहे हैं, उसको ये ट्रेन कर रहे हैं, हम उससे अगले की पेन को कम कर सकते हैं. हम हेडेक है, मिग्रेन के जो पेशेंट्स हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. ठीक है, अगर एनेस्थीसिया के पेशेंट्स, अगर आप उसको ये आप एनेस्थीसिया नहीं देना चाहते या पेशेंट के लिए वो हार्मफुल है, आप वहाँ पे हिप्नोथेरेपी को जो है वहाँ पे भी यूज़ है. ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर जो है ये रिसर्च हुई है कि वहाँ पे भी मतलब इट टर्न्स आउट रियली बेनिफिशियल. बिल्कुल ठीक हो गया. और हम इसके साथ साथ अच्छा, ये कहा जाता है कि वजन की कमी के लिए भी हिप्नोथेरेपी इस्तेमाल की जा सकती है. हाउ इज़ इट पॉसिबल? अब इसका ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई सबसे पहले तो हम अगर हमें वेट लॉस की तरफ जाना है तो हमें तो सबसे पहले तो एक मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और फिर उसके जो क्या पर्सपेक्टिव है, लाइक उसका क्या पार्ट ऑफ द माइंड है, उसका क्या मोटिवेशन क्या है लाइक बिहाइंड इट. हमारी सबसे पहले हम द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वाई, लाइक वाई डू वी वांट टू डू समथिंग. अब हम जब उस पर्सन को हाइपर सजेस्टिव करते हैं, जब वो बंदा हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है, तो इट कुड बी ए पॉसिबिलिटी कि उसको अपने बंदे को, उस पर्सन को जिसने अपना वेट लूज़ करना है, उसको वाई से ज़्यादा फेमिलियर हो जाए. जब आपका वाई स्ट्रॉन्ग होगा कि मैंने ये काम क्यों करना है, तो उस पर्सन की मोटिवेशन भी इंक्रीज़ होगी. बिल्कुल ठीक हो गया. लेकिन ऑब्वियसली हमने हमेशा से सुन रखा है कि हिप्नोथेरेपी के ज़रिए या हिप्नोसिस के ज़रिए जो है ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, उससे राज उगलवा लिया, कोई भी सीक्रेट जो था उसका या कुछ भी एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ बैड थिंग वो उससे करवा ली गई. सो बुशरा के मुताबिक ये तमाम चीज़ें जो है ये ऐसा नहीं होता, ये मिथ है. लेकिन येस, इसको हिप्नोथेरेपी को पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जा सकता है किसी की हीलिंग के लिए, किसी की सोल हीलिंग के लिए, किसी की इमोशनल हीलिंग के लिए. ये चीज़ें जो हैं, हिप्नोथेरेपी जो है, दिस इज़ एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल. थैंक यू सो मच बुशरा फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर. व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे. विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और व्यूअर्स, जब हम किसी भी जगह पर काम कर रहे होते हैं या कोई भी जो एम्प्लॉई होता है वो किसी भी इदारे में जब काम करने के लिए जाता है, सो ऑब्वियसली एक तो उसकी अपनी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ जो है, यानी कि एक अपनी जो करियर की ग्रोथ है या अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है. और इसके साथ साथ जो है उसने कुछ ना कुछ टारगेट्स जो हैं, कोई ना कोई गोल्स सेट किए होते हैं जिनको अचीव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये चीज़ें जो हैं वो किस तरह से अचीव की जा सकती हैं, चीज़ों को स्मूथ किस तरह से बनाया जा सकता है. इसके लिए जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं वो बड़ा मैटर करता है कि कितना पॉजिटिव वो एनवायरनमेंट है, कितना फ्रेंडली वो एनवायरनमेंट है, कितना पीसफुल वो एनवायरनमेंट है. क्योंकि ऑब्वियसली जितना अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट होगा उतनी ही किसी इंसान की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, वो अपने गोल्स को उतने अच्छे से अचीव कर सकेगा. और ना सिर्फ एक इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, अल्टीमेटली उस ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी. क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले जब खुश होंगे और वो मिलजुल कर काम कर रहे होंगे, एक अच्छा पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, तो क्यों नहीं ऐसा होगा ऑब्वियसली कि ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी अच्छी ना हो, ऑर्गेनाइजेशन की भी कारकर्दगी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी. सो एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट, इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो फॉल करती हैं, किस तरीके से हम अपने काम काज की जगह का माहौल बेहतर बना सकते हैं, कौन कौन से इसमें फैक्टर्स जो हैं वो अच्छा किरदार अदा कर रहे होते हैं. और ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, इस पर आज हमने बात करनी है. मेरे साथ शो में कॉर्पोरेट ट्रेनर आयशा इकबाल शो में मौजूद हैं. आयशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. सो सबसे पहले जब हम एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पीसफुल वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं या फ्रेंडली वर्किंग एनवायरनमेंट की बात कर रहे होते हैं, हाउ वुड यू डिफ़ाइन अ पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट? इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो हों तो हम कह सकते हैं कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा अच्छा है. वेल रूमा, थैंक यू वेरी मच. एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पे आज हम बात करने जा रहे हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के डिफरेंट लीड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस पे बहुत एक्सेलरेशन के साथ काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. और मल्टीनेशनल और नेशनल सेक्टर के अंदर हम सर्व कर रहे हैं. तो अगर हम मेजर कंपोनेंट्स की बात करें कि एक सेफ्टी वर्क कल्चर, जो पॉजिटिव वर्क कल्चर जो आपने इनिशियल प्रील्यूड में बताया कि वो होता क्या है, देखिए उसके मेजर 4 कंपोनेंट्स होते हैं. आइए हम उस पर थोड़ी सी बात करते हैं. सबसे पहले, किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में अगर रिस्पेक्ट का एलिमेंट मौजूद है,
यानी कि एक दूसरे को इज्जत देने का एक कल्चर मौजूद है। देखिए एक हिरार्की होती है, एक सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, टॉप टू डाउन का और डाउन टू टॉप का, और उस हिरार्की में रिस्पेक्ट के एलिमेंट को फॉलो करना, इज्जत देना और इज्जत का एहसास रखना, क्योंकि देखिए हर इंसान की इज्जत नफ्स होती है, हर इंसान के अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। एक सेफ्टी वर्क कल्चर हमेशा वहां पर मौजूद होता है जहां पर एक दूसरे को इज्जत देने का कल्चर मौजूद हो, यानी कि हर इंसान के काम को वैल्यूड फील करवाना और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ख्वाहिश पैदा करना, बेसिकली ये चीजें पैदा करता है। उसके बाद हमारा सेकंड कंपोनेंट इसके अंदर आता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं ट्रस्ट की, यानी कि हम एक दूसरे के साथ एतमाद पैदा कर सकें। यानी कि अगर एक शख्स को आप काम डेलीगेट कर रहे हैं और आप ट्रस्ट भी कर रहे हैं उसके ऊपर, तो अल्टीमेटली वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ आपको अपना रिस्पॉन्स बैक करता है। लेकिन अगर आप डिससेटिस्फाइड है उसके काम से या उसकी जात से, उसके वर्क के प्रोग्रेस के तरीकाकार से, तो अल्टीमेटली आप कभी पोटेंशियल आउटपुट नहीं जनरेट कर सकते। तो ट्रस्ट जो एक हमारे कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे बिजनेस के रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके अंदर ट्रस्ट का बिल्ड होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आगे हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो सेकंड कंपोनेंट हमारा ट्रस्ट का होता है कि एक दूसरे के अंदर एतमाद की फिजा को बहाल किया जाए। तो उस ऐसा एक वर्क एनवायरनमेंट जहाँ पे एक दूसरे पर एतमाद करना हो, वो हमारा एक सेफ्टी वर्क कल्चर कहलाता है। रिस्पेक्ट Third और end पे एक ट्रस्ट बड़ा- जो है वो आपने कहा कि ये तो जी पहली हाँ। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, तीसरी चीज यस कंटिन्यू करें। तीसरी चीज में हम बात करेंगे एम्पैथी। देखिए एम्पैथी का जो और कंपैशन की जो हम बात करते हैं ना, कि हमें एक दूसरे का एहसास भी हो। यानी कि फॉर एग्जांपल देखिए हम अक्सर ट्रेनिंग्स में इस पे बात करते हैं कि एक रियलिस्टिक टाइमलाइन है ही नहीं। एक काम 4 दिन में हो सकता है और आप अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो 2 दिन में करके दे दे। हो सकता है उसके कुछ फैमिली कंसर्न्स हैं, उसके अपना कोई और ऐसा कोई क्राइसिस का टाइम चल रहा है, एंड यू आर बाउंड कि जी आपको ये चीज करवानी है एंड यू आर वर्किंग एज ए लीड। देखिए एम्पैथी और जब आप एक दूसरे के साथ एहसास पैदा नहीं करते तो कभी भी सेफ्टी वर्क कल्चर नहीं होता, क्योंकि उसके साथ आगे हम बात करेंगे बड़ी तफसील से टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट पे। उससे आपस में एक दूसरे के प्रोफेशनल हेट, जेलसी, इस तरह के कंपोनेंट्स पैदा होते हैं जहां पर एम्पैथी लैक कर रही होती है, जहां पर एक दूसरे का एहसास नहीं होता। वहां पर यह हमारा थर्ड कंपोनेंट आ जाता है जो कि एक सेफ्टी वर्क कल्चर को प्रमोट करता है कि एम्पैथी एम्पैथिक हमारा जो वर्क कल्चर है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए सेफ्टी वर्क कल्चर के लिए, पॉजिटिव वर्क कल्चर के लिए। और हमारा जो लास्ट कंपोनेंट है जो कि एक सेफ्टी वर्क कल्चर को डिफाइन करता है, दैट इज बेसिकली सपोर्ट, कि जिसमें हम एक दूसरे की सपोर्टिव पिलर बनते हैं ना, हम एक दूसरे के लिए एक पॉजिटिवली रोल प्ले करते हैं अपलिफ्ट करने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए, वर्क को एक कोलैबोरेटिव वे में जब हम काम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली सपोर्ट। कि हम वो ऐसी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन जिनका ग्रोथ लेवल बहुत अच्छा होता है, उनका ईयरली एंड के ऊपर उनका ग्रोथ रेट बहुत हाई अप होता है, और आप देखें कि उन एनवायरमेंट्स के अंदर बेसिकली एक सपोर्टिव वर्क कल्चर होता है, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने को बेहतर फील करते हैं। तो ये मेजर हमारे कंपोनेंट्स है जो एक सेफ्टी वर्क कल्चर और पॉजिटिव वर्क कल्चर को डिफाइन कर रहे थे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब हम पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं सो ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से वहाँ पर जो मौजूद हेड्स हैं, मैनेजमेंट हैं, उनकी जानिब से अपने एम्प्लॉइज़ को अप्रिशिएट किया जाना, ये उनकी कारकर्दगी को कितना बूस्ट करता है? अप्रिसिएशन का कितना रोल होता है? वेल अल्टीमेटली अप्रिसिएशन जो है या मोटिवेशन या इंकरेजमेंट जो होती है, एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी ऐसे पर्सन को जो आप समझते हो कि बहुत हाई ग्रोथ रेट से आपने हायर नहीं किए हुए, वो ऐसे लोगों को भी इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल बना देते हैं कि हमारी सोच वहां तक नहीं जाती कि वो उनका प्रोग्रेसिव जो एप्टीट्यूड डेवलप होता है। देखिए 2 चीजें मैं आप शेयर करती हूँ आज। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और एक होता है हमारा ग्रोथ माइंडसेट। अब वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके जो लीडरशिप रोल के अंदर लोग मौजूद होते हैं ना, अगर उनका एक फिक्स्ड माइंड सेट है, जिसे हम अपनी ये कह लें कि हमारी लोकल लैंग्वेज या लोकल हम उसको डिफाइन करें तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली वो कंपनीज जहां पर बहुत ज्यादा एक सेट ओरिएंटेड कल्चर होते हैं और सिर्फ एक चीजों को एक डिप्लॉय कर दिया जाता है और उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, उसमें कोई एग्जीक्यूशन प्रोसेस और स्ट्रैटेजीज नहीं होती हैं।
पॉलिसीज नहीं होती हैं, तो वहां पर बेसिकली एक फिक्स्ड कल्चर होता है कि एक पर्सन जो है वो रूल कर रहा है, उसका एप्टीट्यूड कैसा भी है, उसको पॉजिटिविटी का अंदाजा भी नहीं है, उसे लोगों का एहसास भी नहीं है, तो वहां पर एक फिक्स्ड माइंडसेट कभी भी एप्रिसिएशन को प्रमोट नहीं करता। अब ग्रोथ माइंडसेट क्या, वहां पर प्लानिंग भी होती है, वहां पर अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन की पॉलिसीज होती हैं, वहां स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, चेंज मैनेजमेंट पे काम किया जाता है, तो अल्टीमेटली वो कंपनी को भी ग्रो करती है और वो एम्प्लॉयज की ग्रोथ का बाइस भी बनती है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये ठीक बहुत हो गया। इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जी रोमा कंटिन्यू एप्रिसिएशन बहुत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, मजीद भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करना चाह रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से ही डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस।